हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारी श्रृंखला चल रही थी इससे पहले इतिहास के पन्नों में, उसी श्रृंखला को आज हम पुनः क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास यानी जो भी क्लास हमारी दी जा चुकी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को पहले अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के अपना सारा माहौल गर्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज डेट जो है हमारी वो है 20 अगस्त। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 20 अगस्त के इतिहास पे, यानी विश्व में और भारत में जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी इतिहास के अंतर्गत, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में क्या हो गई, दर्ज होकर रह गई, उन सारी घटनाओं की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं 20 तारीख के इतिहास पे। ठीक है, इतिहास के पन्नों में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 20 अगस्त के इतिहास पे, जिसका पूरी तरीके से जो इतिहास के पन्नों में क्या होकर के रह गई, ये डेट दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इसमें जो हम सर्वप्रथम अपनी बात करेंगे वो बात करेंगे 20 अगस्त 1897। ये डेट इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना करके रखती है। क्यों? क्योंकि हमारे एक हैं रोनाल्ड रॉस करके, रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता में, यार यही बोल सकते हैं कि रोनाल्ड रॉस के द्वारा 20 अगस्त 1897 को कोलकाता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करते हुए इन्होंने एक पहली बार मलेरिया का कारक जो होता है मच्छर हमारा, उस मच्छर का पहचान किया था इन्होंने, और उस मच्छर का नाम क्या था हमारा, एनोफिलीज मच्छर। क्या नाम था? एनोफिलीज। तो एनोफिलीज मच्छर की पहचान की थी इन्होंने, कौन? रोनाल्ड रॉस ने। तो उसी की बात करेंगे कि रोनाल्ड रॉस के द्वारा, किसके द्वारा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा कोलकाता प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? जनरल हॉस्पिटल या अस्पताल में कार्यरत होते हुए इन्होंने पहली बार क्या किया था? पहली बार मलेरिया का जो भी हमारा मच्छर होता है, मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की थी। किसकी की थी? एनोफिलीज नामक मच्छर की पहचान की थी। मच्छर की पहचान की थी। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। और यह जो एनोफिलीज नामक मच्छर होता है, ये यार एक मादा मच्छर होता है। जो भी हमारा मलेरिया रोग होता है ये सभी मच्छरों के काटने से नहीं होता है, ये यार केवल और केवल इस मच्छर के काटने से होता है,
जिसका नाम है एनोफिलीज मच्छर, और यह एक प्रकार का मादा मच्छर होता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी जो उत्पत्ति होती है इस मच्छर की, यार हम सीधे तौर पे यही जानते हैं कि मच्छर वगैरह ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं कि जहां पे पानी वगैरह स्टोर होता है, गंदगी होती है, वहीं पे हमारे मच्छर होते हैं। लेकिन यह जो मच्छर होता है यार, पानी जहां पे स्टोर होता है वहां पे तो मच्छर होते ही है, लेकिन जो बारिश का पानी होता है, उस बारिश का पानी जब वो कहीं कहीं पे स्टोर हो जाता है और गंदा हो जाता है, उसमें से बदबू टाइप की आने लगती है। यानी एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि वो दूषित हो जाता है। तो उस दूषित होने के कारण या उस वर्षा के पानी के दूषित होने के कारण इस एनोफिलीज नामक मच्छर की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, जो कि मलेरिया का कारक बनता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, एक प्रकार का मादा मच्छर होता है। पहली बार हमारे रोनाल्ड रॉस जी के द्वारा क्या किया गया था? इसकी पहचान की गई थी। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट डेट की बात करेंगे वो बात करेंगे 20 अगस्त 1920 की बात करेंगे हम। 20 अगस्त 1944 की बात करेंगे। इसमें क्या हुआ था? यह डेट भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और ये मतलब किसके पुत्र थे? तो ये हमारे इंदिरा गांधी का नाम सुने होंगे। इंदिरा गांधी के पुत्र थे, जो कि इंदिरा गांधी हमारी कौन थी? पूर्व प्रधानमंत्री, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र हमारे राजीव गांधी। इनका जन्म होता है मुंबई में 20 अगस्त 1944 को। एंड यार इसी के पश्चात अगर और मैं बात करूं इनके संबंध में, तो जो राजीव गांधी हैं ये यार 1966 में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके कहां से, यूके से जब वहां से वापस आते हैं 1966 में, तो इसके पश्चात ये इंडिया एयरलाइंस में यार पायलट की भी जॉब करते हैं। एंड इसी के पश्चात 1968 में ये क्या करते हैं? अपनी शादी सोनिया गांधी जी से करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिखते हैं कि 1968 में सोनिया गांधी से राजीव गांधी सोनिया गांधी से क्या करते हैं? विवाह करते हैं। ये भी हमको याद रखना है। एंड यार 1968 के बाद 1987 में क्या करते हैं? ये 1987 में 1984 में ये क्या करते हैं? ये मतलब इनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। इसके पहले सोनिया गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, यानी इनकी माताश्री। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसी के पश्चात 1984 में जो भी हमारे ये राजीव गांधी हैं, ये यार प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में इनका नाम हमारे इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। मात्र 40 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रधानमंत्री पद को क्या किया था? ग्रहण किया था। कब किया था? 1984 में। किसकी मृत्यु के पश्चात? तो ये किया था इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें हमको 20 अगस्त से रिलेटेड ये सारे फैक्ट हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं।
एंड यार इसी में अगर थोड़ी बहुत बातें मैं और करूं तो ये जो राजीव गांधी हैं इनके नाना जी, इनके नाना कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये राजीव गांधी के क्या थे? नाना थे। वो भी पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। एंड इसी के पश्चात हम जो नेक्स्ट इसी घटना में बात करेंगे वो बात करेंगे इसी 20 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य तथ्यों की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई है, ठीक है। देखते हैं इसके पश्चात 20 अगस्त 1977, क्या 1977 इसमें स्टार लगाते हैं, क्या करते हैं? फूल पत्ती से सजा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्या होता है कि नासा के द्वारा वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान क्या किया गया था? उसको लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया? फ्लोरिडा के केप केनवरल स्टेशन से। तो क्या लिखते हैं इसमें कि नासा के द्वारा क्या किया गया था? वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और कहां से लॉन्च किया गया? तो केप केनवरल स्टेशन से या स्पेस स्टेशन से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और यह जो वॉयेजर 2 है ये यार इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि यह एक प्रकार का मानव या कृत्रिम मानव उपकरण है या मानव रूप से कृत्रिम उपकरण है, यानी मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया ये अंतरिक्ष यान है। और इसको इतिहास के पन्नों में इस कारणवश दर्ज किया गया क्योंकि ये जो था ये यार सौरमंडल के अंतिम छोर तक पहुंचने वाला एकमात्र ऐसा हमारा उपकरण है या एकमात्र हमारा मानव निर्मित कृत्रिम उपकरण है जो कि सौरमंडल के अंतिम छोर तक क्या हुआ था? पहुंचा था। ये वॉयेजर 2। और ये वॉयेजर 2 नासा के सभी मतलब टेस्टों में या सभी कार्यक्रमों में सबसे लंबा चलने वाला हमारा कार्यक्रम था ये, यानी सबसे लंबी अवधि तक नासा के जो वैज्ञानिक थे वो इसी मिशन पे काम करते रहे। और इसको किस लिए भेजा गया था? तो इसको भेजा गया था यार तारों की जो भी हमारी दुनिया है उसके बारे में प्राकृतिक रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए हमको ये नासा ने वॉयेजर 2 मिशन को क्या किया था? लॉन्च किया था। इस कारणवश क्या होती है ये 20 अगस्त की जो डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई है। और यह वॉयेजर 2 सभी मिशनों में ये दूसरा हमारा ऐसा मिशन था या दूसरा ऐसा अंतरिक्ष यान था जो कि इतिहास में दर्ज था। किस लिए? कि इसलिए सौरमंडल के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए। तो पहला कौन था? वो था हमारा वॉयेजर 1। क्या था? वॉयेजर 1। इससे पहले ये वॉयेजर 1 जो था
वो इस सौर मंडल की अंतिम सीमा को क्या कर चुका था, पार कर चुका था। तो इस सारी चीजों को भी हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 20 अगस्त की डेट है ये इस कारणवश काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इतिहास के पन्नों में बात करते हैं 20 अगस्त के इतिहास में ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है। 20 अगस्त 1988 की बात करूंगा मैं। 20 अगस्त 1988 की बात कर लेते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि 20 अगस्त 1988 इस वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया क्योंकि इस दिन भारत और नेपाल के मध्य में या इन दोनों देशों में क्या हुआ था, बहुत ही भीषण भूकंप आया था। क्या आया था, भारत एवं नेपाल के मध्य में या इन दोनों देशों में हमारा 20 अगस्त 1988 को क्या आया था, बहुत ही भीषण भूकंप आया था, जिससे दोनों देशों में, भारत में भी और नेपाल में भी 1000 से ज्यादा व्यक्तियों की क्या गई थी, जान गई थी और बहुत सारी चीजों की क्षति हुई थी, ठीक है। और इसी में अगर और बात करें तो ये जो भूकंप आया था ये बहुत ही भीषण भूकंप था, जिसकी तीव्रता नापी गई हमारी, कितना तीव्रता जो नापी गई वो 6.5 यानी तीव्रता का भूकंप हमारे आता है, जिससे भारी रूप से जान माल की और अन्य चीजों की भी क्या होती है, क्षति होती है। इस कारणवश 20 अगस्त 1988 की जो डेट है वो इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। एंड इसी के पश्चात अगर हम और बात करें तो 20 अगस्त के इतिहास पे थोड़ा सा और नजर डालते हैं। देखते हैं इसी में 20 अगस्त 1995 ये जो डेट है ये भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी क्या है, दर्ज होकर के रह गई है। क्यों? क्योंकि यार यहां पे क्या होता है कि दो ट्रेनें आपस में ऐसा भिड़ती हैं 20 अगस्त 1995 को कि इन दोनों ट्रेनों में के भिड़ने से भारी तबाही मचती है और बहुत ही ज्यादा संख्या में या बहुत ही ज्यादा मात्रा में जान माल की क्षति होती है एवं ट्रेनों की क्षति तो होती ही होती है। तो 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, कहां पे, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, कहां पे, फिरोजाबाद में दो ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई थी। दो ट्रेनों की भीषण चक्कर हुई थी। क्या हुई थी? चक्कर हुई थी। और चक्कर होने से क्या होता है कि यहां पे बहुत सारे लोगों की जान जाती है। लगभग 300 या 350 लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं और लगभग इतने ही 300 या 350 लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस कारणवश ये जो 20 अगस्त की डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इतिहास के पन्नों में। एंड अगर बात करें तो ये जो दोनों ट्रेनें थी इनका नाम क्या था? एक का नाम था
पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। क्या नाम था? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। एंड दूसरी का नाम था कालिंदी एक्सप्रेस। क्या नाम था? कालिंदी एक्सप्रेस नाम था। ये हमारी दोनों ट्रेनें थी जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दोनों की भिड़ंत होती है। और इसमें से ये जो दूसरी ट्रेन थी कालिंदी एक्सप्रेस, इसके यार इस दुर्घटना के बाद, यानी इस दुर्घटना के बाद से ये कालिंदी एक्सप्रेस क्या होती है, अब तक 3 बार और भिड़ चुकी है। अन्य ट्रेनों से ये अब तक 3 बार इसकी दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, और यार इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये हुई 20 अगस्त से रिलेटेड इतिहास की, जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। एंड इसी के पश्चात अगर मैं और बात करूं तो 20 अगस्त आता है हमारा 2004 को। क्या होता है? 20 अगस्त 2004 को हमारा मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। अब वो 20 अगस्त 2004 को क्या होता है, ओलंपिक खेल की शुरुआत होती है, जो कि क्या होता है, इस खेल की शुरुआत हमारे एथेंस से होती है। एथेंस से ओलंपिक खेल की शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात, 20 अगस्त की डेट इतिहास के पन्नों में इस वजह से बाकायदा दर्ज की गई है क्योंकि भारत की हमारी एक महिला पहलवान थी, जो कि काफी पहली महिला पहलवान थी वो, जो कि इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और 50 किलोग्राम वर्ग के क्या किया था, यानी टक्कर दी थी उन्होंने, और उस प्रतियोगिता में भाग लिया था और जीता था, जिसका नाम था पोगास वेलट। पोगास वेलट, या ये बोल सकते हैं विनेश फोगाट बोल सकते हैं। विनेश फोगाट ने जगाता ओलंपिक खेल में भाग लिया था और क्या किया था, 50 ओलंपिक खेल में या 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। क्या किया था? जीता था। और यह एकमात्र ऐसी मतलब भारतीय महिला थी जो कि पहलवान थी और पहली बार ये स्वर्ण पदक इन्होंने इंडिया के लिए क्या किया, जीता था ओलंपिक में। कब जीता था? 20 अगस्त 2004 को। ठीक है, तो ये डेट भी क्या रखनी है, हमको याद रखनी है, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। और इस ओलंपिक खेल में 202 देशों के जो भी हमारे खिलाड़ी थे या प्रतियोगी खिलाड़ी जो थे, उन लोगों ने भाग इसमें लिया था। ठीक है, जिसमें से इंडिया की तरफ से विनेश फोगाट जी ने क्या किया था, इसमें भाग लिया और स्वर्ण पदक जीत करके अपने इंडिया का नाम रोशन किया। यह एक पहली महिला थी। ठीक है, बात करते हैं इसी के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं 20 अगस्त के अन्य इतिहास पे।
देखते हैं इसी में 20 अगस्त, क्या करते हैं, 20 अगस्त 2014 की बात करते हैं। क्या हुआ था इसमें यार, हमारे क्या थे, एक बहुत ही महान हमारे योग शास्त्री थे। कौन थे, योग शास्त्री, जो कि इनका निधन होता है। क्या होता है, इनका निधन होता है। कौन थे, बी के सी अयंगर। कौन थे, बी के सी अयंगर, इनका निधन होता है। क्या होता है, निधन होता है। और इनका जो पूरा नाम है क्या है, बेल्लूर कृष्णमाचारी या कृष्णमाचारी सुंदर राव अयंगर, ये इनका पूरा नाम है। बेल्लूर कृष्णमाचारी या कृष्णमचारी सुंदर राव अयंगर। इन्होंने पूरी दुनिया को अपने योग के माध्यम से क्या किया, फिट एंड फाइन रहने की क्या दी, उपाधि दी या सलाह दी, या इस प्रकार का कार्य इन्होंने अपने जीवन में किया, जिसको इनके इस योग के माध्यम से पूरा जो भी व्यक्ति का जीवन है वो क्या हो सके, स्वस्थ हो सके, और व्यक्ति अपना पूरा जीवन क्या हो सके, मतलब पूरे हर्ष और उल्लास के साथ एंड पूरा जीवन तरोताजगी के साथ या स्वस्थ रह करके बिता सके। और इनके इस योग को यार एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग योग पद्धति अयंगर के नाम से भी जानते हैं। अयंगर के नाम से भी जानते हैं, जो कि पूरी दुनिया का योग क्या करते हैं, इन्होंने योग को सिखाया और योग को महत्व दिया। इसके पश्चात इन अयंगर जी के एक शिष्य था, जो कि आधुनिक योग के रूप में भी उसको हम जानते हैं। यानी आधुनिक काल में जो भी हमारा योग का शिक्षा दीक्षा दी वो उन्हीं के द्वारा दी गई। वो क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था हमारा तिरुमलाई। क्या नाम था, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, ये शिष्य थे हमारे अयंगर जी के। ठीक है, और एक बात ये भी बोले कि सभी प्रतिभाशाली लोगों में उस समय के इसी फील्ड से रिलेटेड सभी प्रतिभाशाली 100 लोगों की सूची में इनका नाम उस समय क्या था, शामिल था। और इन सारे कार्यों को देखते हुए अयंगर जी को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा के क्षेत्र में, कहां पे, शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया। एंड वर्ष 2014 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस कारणवश भी हमारी ये 20 अगस्त का जो इतिहास है, या 20 अगस्त 2014 का जो दिन था, ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के ये डेट रह गई। ठीक है, तो इन सारी चीजों को या इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को या इन सारे महत्वपूर्ण तारीखों को हमको यार याद रखना है। ये सारी जो भी घटनाएं हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, ये यार हमारा पूरा का पूरा इंडिया लेवल और उसके पश्चात जो भी हमारा इंटरनेशनल लेवल पे है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, उन्हीं सारी घटनाओं का वर्णन या जिक्र हम यहाँ पे इतिहास के पन्नों नामक टॉपिक के माध्यम से
या इस क्लास के माध्यम से करते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन पे। अगर हाँ क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।